यस। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि करंट कैसे इंड्यूस किया जा सकता है। बल्कि हम लोगों ने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन किया था जो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल था। बेसिक लॉजिक क्या था कि मैग्नेट के बीच में अगर किसी हम कॉइल को लगातार रोटेट करा रहे हैं, इस कॉइल को अगर लगातार हमने रोटेट करने का इंतजाम किया है तो क्या इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स का चेंज होता था, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस वायर के इस किनारे और इस किनारे पे क्या आता है, ईएमएफ। तो अब यार सोचो, मुझे इससे आते हुए ईएमएफ से बल्ब जलाना हो तो तुम क्या करोगे, दोनों किनारों के बीच में एक बल्ब लगा दोगे, लेकिन जब ये घूमेगा तो क्या होगा, अरे वो वाइंडिंग बन जाएगी, मतलब वो वायर आपस में लिपट जाएगा। तो क्या संभव है कि हम उस आउटपुट को बाहर निकाल सके? नहीं। तो उसके लिए एक तरीका इजाद किया गया। क्या एक ये सर्कुलर पोर्शन है जिससे इस वायर को अटैच करा दिया गया है, और एक ये सर्कुलर पोर्शन है जिससे दूसरे वाले वायर को अटैच करा दिया है। जब ये घूमेगा, कॉइल घूमेगी, तो साथ साथ ये वायर भी इसके अंदर ही अंदर घूमेगा, है ना। तो अभी क्या बताओ, वायर अगर अंदर अंदर घूमेगा तो लगातार इसको एक एंड का पोटेंशियल मिलता जाएगा और इसको दूसरे एंड का पोटेंशियल मिलता जाएगा। तो ये तरीका, इनको स्लिप रिंग्स बोलते हैं। तो स्लिप रिंग के जरिए हम इस वायर का, इस कॉइल के दोनों एंड का आउटपुट निकाल सकते हैं। ये बहुत सिंप्लीफाइड मॉडल दिखाया गया है। एक्चुअली में बाइंडिंग में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना। तो ये केवल समझने के लिए है कि हाँ, इस अरेंजमेंट में हम फ्लक्स का चेंज करा पा रहे हैं। क्या इसके फ्लक्स चेंज के दौरान ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता था, ये हम लोग ला चुके हैं। किसी को याद है यार वो फॉर्मूला क्या आता था? नहीं। हम लोग क्या करते थे कि हम t इक्वल टू 0 पे थीटा 0 से शुरू करते थे, और जनरल टी टाइम में उसका एंगल ओमेगा टी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। t इक्वल टू टी पे उसका एंगल ओमेगा टी हो जाता था। तो फ्लक्स एसोसिएटेड किसी कॉइल से वो होता है बी ए कॉस थीटा। थीटा को हम क्या लिख देते थे, ओमेगा टी। तो ईएमएफ का आंसर डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी से ये आता था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। खैर, ये अरेंजमेंट है और ये ईएमएफ का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने कभी लाया था, है ना। यूजिंग फैराडे लॉ हम लोगों ने मान लिया था कि किसी वक्त ये कॉइल मान लिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे है, क्योंकि ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रही होती है। तो बताओ, अगर t इक्वल टू 0 पे 0 एंगल से हमने शुरुआत करी है तो t टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, और उससे हमने ये निकाला था। ये मैं दोबारा बता रहा हूं, पहले हम लोग कर चुके हैं। क्या ये याद आया भाई? तो अब यार इसका मतलब इस वायर और इस वायर से निकलने वाला आउटपुट ईएमएफ का कुछ इस तरीके का है। हम लोगों ने यार इससे पहले हमेशा डीसी बैटरी पढ़ी है। डीसी बैटरी फिक्स वोल्टेज का करंट होता था। अगर वोल्टेज फिक्स होगा तो ऑब्वियसली करंट भी फिक्स होगा। यानी अगर मैं इस तरह का ईएमएफ जनरेट करा रहा हूं वायर के अक्रॉस, इस तरह का ईएमएफ हमने जनरेट कराया है, और अगर मैं उससे कोई बल्ब जलाने की कोशिश करता हूं तो क्या बता, इस बल्ब में जो करंट फ्लो करेगा, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, है ना। तो वो भी साइनोसाइडल नेचर का आएगा। यानी करंट भी, अगर मैं इसको आई नॉट कह दूं या इतनी चीज को ई नॉट कह दूं, तो क्या ये कुछ इस तरह के नेचर का है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कुछ आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम कह सकते हैं यार इसका वोल्टेज भी साइनोसाइडल है और करंट भी साइनोसाइडल है। ये साइनोसाइडल मतलब कि इसके अंदर की चीज बदल रही है, तो ईएमएफ भी लगातार बदलता हुआ होगा। करंट के अंदर भी देखो यार, ये टर्म बदल रहा है, फेज लगातार बदल रहा है, तो करंट भी लगातार बदलता हुआ होगा। ऑल्टरनेटिंग का मतलब है कि वो लगातार चेंजिंग है और साइन भी चेंजिंग है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब केवल चेंजिंग नहीं होता है, ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है साइन भी चेंजिंग है। क्या बता, ये साइन ओमेगा टी कभी पॉजिटिव होगा
तो ईएमएफ पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो ईएमएफ पॉजिटिव। इसका अगर कोई ग्राफ बनाना चाहे, ईएमएफ का फॉर्मूला बस लिख लें, ईएमएफ का फॉर्मूला लिख लें, डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। नोट कर लिया है? तो अभी यार पहले और अब में अंतर क्या है, जरा इसको समझे। जब हम लोगों ने कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो कुछ फिक्स वोल्ट की बैटरी होती थी। लेटर से मैंने कहा ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो बता 10 वोल्ट की बैटरी इस रजिस्टर को कितना करंट देगी? करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कितना 2 एम्पियर का करंट देगी। क्या ये 2 एम्पियर का करंट पॉजिटिव से चलेगा और निगेटिव की तरफ जाएगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। क्या ये करंट वैल्यू वाइज अपनी वैल्यू बदल सकता है? क्या ये बैटरी अपनी पोलैरिटी बदल सकती है? नहीं। तो ये कौन सी बैटरी है? डीसी, यानी ये मैंने डीसी सोर्स बनाया है। अगर इसका ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ कोई बनाए तो क्या हम बहुत देर तक देखते रहें? समय के साथ साथ क्या उसका वोल्टेज बदलेगा? क्या ना वोल्टेज बदलेगा ना करंट बदलेगा। यानी वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ दोनों इसी तरह के बिहेवियर का होगा। उसका वोल्टेज भी फिक्स रहेगा 10 वोल्ट और उसका करंट भी फिक्स रहेगा। तो यार ये तो पुरानी बात हो गई। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि अब नया क्या है, पहले और अब में नया क्या है। सोचो एक डीसी बैटरी है जो मैंने 10 वोल्ट की लगाई, इसके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है कि ये अपनी वोल्टेज को लगातार चेंज कर सकता है। मान लिया ये 0 से शुरू हुआ था, 1 2 3 करते करते 10 हुआ है, फिर 10 से घटते घटते 9 8 7 करते करते 0 हो गया, फिर उल्टी तरफ 0 1 2 3 करते करते 10 हो गया, फिर 10 9 7 करते करते 0 हो गया। ऐसी क्षमता अगर किसी बैटरी में आ जाए तो मैं कहूंगा कि फिर वो डीसी नहीं रह गई। उस क्षमता को मैंने यहां दिखाने की कोशिश करी। देखो यार, करंट बढ़ते बढ़ते ग्रो करके मैक्सिमम तक गया तो करंट भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। फिर बैटरी डाइल्यूट होने लगी, कम होते होते 0 हुआ तो करंट भी 0 हो गया। फिर उस तरफ से मैक्सिमम होना, बढ़ते बढ़ते 10 तक जाना, फिर घटते घटते 0 जाना। ऐसा अगर बिहेवियर किसी के अंदर है तो हम कहेंगे वो क्या है? ऑल्टरनेटिंग। यानी अगर इसका ग्राफ कोई ड्रॉ करेगा, ये ऑब्वियसली इसका ईएमएफ कुछ साइनोसाइडल नेचर का है, तो अगर इस ईएमएफ का टाइम के साथ कोई ग्राफ ड्रॉ करेगा तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। नहीं तुम्हें पता है हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे घर में जो सप्लाई आती है 50 हर्ट्ज होती है ना। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कितना 100 रेडियन पर सेकेंड। हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसका पीक वोल्टेज ई नॉट 311 वोल्ट के आसपास होता है, 310 311 वोल्ट, यानी ई नॉट कितना है? 310 वोल्ट। ये बिहेवियर है ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का। यानी हमारे घर में ये दो वायर होते हैं, उसमें जो सप्लाई होती है वो इस बिहेवियर की होती है। कभी एक तरफ से करंट फ्लो करता है, कभी दूसरी तरफ से। बात क्लियर है? ये ग्राफ बना हुआ है? नहीं बना है तो पीछे वाले पन्ने पे ही कहीं जगह बना के बना ले। तो अब यार कुछ नाम इन्वॉल्व कराने वाले हैं, उन नाम से हम एक्चुअली पहले से फैमिलियर हैं, बस एक बार देख लेना है। सबसे पहला नाम है वोल्टेज एम्पलीट्यूड। मैंने ईएमएफ का फॉर्मूला जब डिराइव किया तो फॉर्मूला ऐसा कुछ डिराइव होके आया है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इस फॉर्मूले में ये जो एन बी ए ओमेगा है इसी को हम लोग ई नॉट लिख के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये क्या हम कह सकते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज है जो किसी सर्किट में आ सकता है। वोल्टेज एम्पलीट्यूड इसको बोलेंगे, जैसे हम लोग कभी एसएचएम में उसको एम्पलीट्यूड बोलते थे, यहाँ पर ये क्या है? वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड को ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, या इसको मैक्सिमम ईएमएफ भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू आमतौर पे हमारे इंडिया की सप्लाई में 310 होती है, अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट होता है और जिसका फर्दर फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा है। अगर हमें वहां से देखना है, समझ में आ रहा है? एन बी ए ओमेगा। इसके बाद करंट एम्पलीट्यूड।
अगर हम किसी सर्किट में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो क्योंकि वोल्टेज फ्लैक्चुएटिंग है, इस नेचर का है, तो क्या उसका करंट भी फ्लैक्चुएटिंग होगा। तो साइन फंक्शन के बाहर जो टर्म आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, करंट एम्पलीट्यूड। आई नॉट यहां क्या है, करंट एम्पलीट्यूड, और वो क्या होगा, एन बी ए ओमेगा बाई आर। जैसे मैंने वोल्टेज एम्पलीट्यूड की वैल्यू बता दी है कि इंडिया में 310 वोल्ट होती है, क्या करंट एम्पलीट्यूड की भी वैल्यू कुछ होना चाहिए। यार ऐसा है ना कि हम किस डिवाइस को उस वोल्टेज से चला रहे हैं, क्या सबका रेजिस्टेंस एक जैसा होता है क्या, और हर डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस एक जैसा होगा तो करंट का पीक वैल्यू भी अलग अलग होगा। यानी अगर हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो उसके चार्जर का करंट कम होगा, अगर उसी से हम कोई मिक्सी वगैरह चला रहे हैं या कोई हाई पावर चीज चला रहे हैं तो उसका ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ n क्या था सबको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, b क्या था, मैग्नेटिक फील्ड जो पोल की वजह से क्रिएट हुआ था, a एरिया ऑफ द कॉइल है, r रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल को हम ओमेगा रेडियन पर सेकेंड बोलते थे, लेकिन जब तक हम उसका फिजिकल सेटअप देख रहे हैं तब तक उसका नाम एंगुलर वेलोसिटी बोला जा सकता है। लेकिन जब हम इक्वेशन देखते हैं ये ईएमएफ की या करंट की, तो इस चीज को हम ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी ना बोल के क्या नाम देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये नाम हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के जमाने शुरू किया था और अभी भी वही दे रहे हैं। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और अगर कोई कहे कि और प्रैक्टिकल मीनिंग इसका क्या है, तो तुम कह सकते हो उस कॉइल को घुमाने की जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो भी यही थी, है ना। ओमेगा के फर्दर फॉर्मूले जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के जमाने में पढ़े हैं वो यहाँ भी काम करेंगे, 2π/t 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। और मैं अभी इसी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, तो जो हमारे घर पे सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। मैंने कहा यार ओमेगा रेडियन पर सेकंड से अगर कोई चीज घूम रही है तो टी टाइम में कितना एंगल घूमेगी, ओमेगा टी। आमतौर पे इस टॉपिक में हम डेल्टा की बात नहीं करते हैं जैसे एसएचएम में करते थे, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है करंट सप्लाई या वोल्टेज सप्लाई, तो उसको इस बात से मतलब नहीं कि शुरुआत कहां से हुई है। तो आमतौर पर हम इनिशियल फेज क्या लेते हैं, 0। तो ओवरऑल फेज क्या हो जाएगा, ओमेगा रेडियन पर सेकंड। तो टी टाइम में टोटल एंगल कवर्ड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फेज। बात क्लियर है, फेज इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये सारे नाम से पहले से फैमिलियर हैं, ये नाम मैंने वहां दिए हैं। हमारा ये कहाँ गया वर्कबुक, गुड, इट्स माय प्लेजर, सभी लोग आ गए हैं। डॉक्टर बन के दुनिया को क्या दे रहे हो यार, दुनिया समझ नहीं सकती इस बात को। तुम यार कितनी कुर्बानी दे रहे हो डॉक्टर बनने के लिए, दुनिया इस एहसान को याद रखेगी। हाँ और क्या, और मैं बस और क्या मिलना चाहिए, सही बात है। सरकारी नौकरी में जरा सा कोई थोड़ा सा अच्छा काम कर दे तो देखो यार कितना अवार्ड मिलता है उसको। हाँ हाँ, वही सरकार की थोड़ा तारीफ कर दे वगैरह वगैरह। यार ये सब चेंज किया था, ये पुराना क्यों आ गया।
एवरेज का मतलब पूरी फिजिक्स में एक ही है कि बदलती हुई चीज को एक वैल्यू देना। यानी अगर कोई y x के साथ साथ ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है जो चेंज हो रहा है, उसको एक वैल्यू देना। तो यार हम अगर इस y की बदलती हुई वैल्यू को एक वैल्यू देना चाहें तो किस बात को ध्यान में रख के देंगे? यार इस बात को ध्यान में रख के कि जितना इसका एरिया है उतना ही एरिया आए। मतलब अगर ये ग्राफ x0 तक था, x0 तक, तो x0 तक जितना एरिया इसका आएगा उतना एरिया अगर इसका है, तो मैं कहूंगा इस वैल्यू को हम y की एवरेज वैल्यू कह सकते हैं। पूरी फिजिक्स में एवरेज का एक्चुअली यही मतलब होता है। क्या मतलब? कि यार कोई बदलती हुई वैल्यू है और उस बदलती हुई वैल्यू को हमने एक वैल्यू दिया है और वो एक वैल्यू इस रूल को फॉलो कर रही है। किस रूल को फॉलो कर रही है? कि जितना एरिया इसका है उतना एरिया तो भी यार फिजिक्स में हम लोग एरिया वाई एक्स ग्राफ के अंदर एरिया को हम क्या लिखते हैं? क्या इस एरिया को हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स 0 से x0 तक? क्या ये एरिया ऑफ फ्लैक्चुएटिंग ग्राफ है? नहीं। तो यार फ्लैक्चुएटिंग ग्राफ का एरिया, और मैंने कहा कि हमने सिंगल हाइट मान के एक ग्राफ बनाया है सच दैट कि दोनों का एरिया क्या है? सेम है। तो मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल जैसा है, इसका एरिया क्या होगा? y बार इंटू x0। तो ये क्या है? एरिया ऑफ ग्राफ हैविंग फिक्स वैल्यू। तो यार फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू को हमने फिक्स वैल्यू से रिप्लेस किया है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये एरिया और ये एरिया क्या है? सेम है। तो इससे फिक्स वैल्यू का एक आंसर निकलेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। ये एवरेज का ग्राफिकल मीनिंग है। और ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तुम याद करो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रल ऑफ वी डी टी। वो हम टाइम एवरेज वेलोसिटी एवरेज ओवर टाइम निकालते थे, तो होता था v का एवरेज इंटीग्रल ऑफ वी डी टी अपॉन टाइम, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नहीं, अगर हम कहें पोजीशन का एवरेज मास में निकाला जाना, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते थे। एक्स सी एम का फॉर्मूला होता था वाई सी एम का फॉर्मूला होता था वाई डी एम अपॉन टोटल मास। तो फिजिक्स का जनरल मतलब यही है। तो मुझे बताओ अगर मैंने y के एवरेज का ये मीनिंग बताया है तो ईएमएफ के एवरेज का मीनिंग क्या होना चाहिए? ओवर टाइम। ईएमएफ को टाइम के एवरेज में निकालना है तो वो होगा इंटीग्रल ऑफ ई डी टी अपॉन जितने टाइम के लिए ये एरिया इंटीग्रेट किया जाएगा उतने टाइम से डिवाइड कर दो। तो आई का एवरेज क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन सेम बात। तो यार ऐसा है कि जैसी कहानी ईएमएफ फ्लक्चुएटिंग ईएमएफ की हम इस टॉपिक में बातें कर रहे हैं, इसलिए हमारे मन में ये ख्याल आया कि हम यहाँ एवरेज जैसी कोई बातें करें। क्या एवरेज का मतलब सबको समझ में आ गया है? फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को एक वैल्यू देना इज एवरेज। दिया है वर्कबुक में, देखो किनारे कहीं दिया है एवरेज। मैंने वहां y नाम नहीं दिया है, लेकिन वो इन जनरल y ऐसे सोचा जा सकता है, थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में। एवरेज का मतलब क्लियर है। इसके बाद अगला नाम आता है मीन। अगर मैं कहता हूं कोई ग्राफ ऐसे फ्लक्चुएटिंग वैल्यू का है, ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो क्या इंटीग्रल ऑफ y dx जब हम करते हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव का सम करके आंसर देता है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं नहीं, हम पॉजिटिव को भी एरिया मानेंगे और निगेटिव को भी
एरिया मानेंगे। यानी क्या, इस ग्राफ को अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव का भेदभाव खत्म कर दें तो जो चीज नीचे थी वो कहां आ जाएगी, ऊपर। क्या ये जो ग्राफ है ये y का ग्राफ था और अभी मैंने निगेटिव वाला भेदभाव खत्म कर दिया है तो ये मॉड y का ग्राफ हो गया। ये y का ग्राफ था और ये किसका ग्राफ है, मॉड y का। तो अब क्या बताओ, अब मैं कहूं कि यार इसका एरिया और इसका एरिया सेम है तो हमें एक फिक्स वैल्यू सोचना है जिससे इसका एरिया सेम हो जाए। मुझे बताएं, पिछली बार जो हमने एवरेज निकाला था और अब जो एवरेज निकाल रहे हैं उसमें कौन सा एवरेज बड़ा आएगा, अब वाला या पहले वाला। यार अब और पहले में अंतर क्या, पहले हम पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव कंसीडर करते थे तो जो ये एरिया आएगा वो कम आएगा। लेकिन अब क्या बताओ, जब हमने मॉड करके एरिया निकाला होगा तो वो एरिया ज्यादा आएगा, तो एवरेज वैल्यू भी ज्यादा आएगी, बशर्ते अगर उसमें नेगेटिव टर्म है। अगर नेगेटिव टर्म ही नहीं है तो एक तरह से एवरेज और मीन में कोई अंतर। वैसे बता दूं, अब तक की फिजिक्स में हमने एवरेज मीन में कभी कोई भेदभाव किया नहीं है। इसी टॉपिक में एवरेज टर्म अलग है और मीन टर्म अलग है। तो यार इसकी डेफिनेशन अगर हम बनाना चाहें तो देखो यार, ये हो गया उसका एरिया मॉड लगाने के बाद, और ये एरिया और इसका एरिया कितना होगा, y बार इंटू एक्स। इसका नाम अब मीन रख देते हैं तो y बार मीन का आंसर होगा y dx अपॉन जितने एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो तुम समझ गए होगे कि EMF का एवरेज फार्मूला हमें क्या देना चाहिए ओवर टाइम, वो आएगा ई डी टी नहीं और मॉड। तो आई एवरेज क्या होगा, आई मीन क्या होगा, वो होगा मॉड आई डी टी जितने टाइम के लिए निकालना हो। क्या ये बात समझ में आ गई? एवरेज और मीन में बस इतना अंतर है कि वहां ये y था और यहां ये y का मॉड है। बात क्लियर है? बना हुआ है, देखो वहां पे। कोई ग्राफ ऐसा है y एज ए फंक्शन ऑफ x, कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इस ग्राफ का स्क्वायर ग्राफ बनाऊं y स्क्वायर, तो ऑब्वियसली जो हाइट कहीं थी वो हाइट पहले से बढ़ जाएगी और जो हाइट निगेटिव थी वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। भाई हर जगह जो मान लिया y कुछ 10 है तो y का स्क्वायर 100 हो जाएगा, y अगर 5 है तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो क्या y के ग्राफ के मुकाबले y स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता तो जो नेगेटिव टर्म था वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैं कह रहा हूं अब इसका एरिया और एक वैल्यू हम लेते हैं y स्क्वायर x में y स्क्वायर का एवरेज। यार ये y स्क्वायर का ग्राफ है ना, तो इससे जो एवरेज भी आएगा वो किसका आएगा, y स्क्वायर का। तो हम कितनी वैल्यू लें सच दैट कि उसी x0 के लिए ये कितनी हाइट लें कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम हो जाए। नहीं तो बता रहे इसका एरिया कितना, इसका एरिया y स्क्वायर dx कहां तक, 0 से x0 तक, और उसका एरिया कितना, नहीं तो y स्क्वायर बार का आंसर आएगा 0 से x0 y स्क्वायर dx डिवाइड बाई x0। क्या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मीन स्क्वायर ऑफ y। ये क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ y। तो यार एक नाम और आता है मीन स्क्वायर के साथ साथ रूट मीन स्क्वायर। इस नाम का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो एवरेज आया है ये क्या y की यूनिट का होगा, नहीं ये y के स्क्वायर की यूनिट का होगा। नहीं, जैसे अगर मैं EMF के स्क्वायर का एवरेज लूंगा तो वो वोल्ट का नहीं होगा, वोल्ट स्क्वायर का आएगा।
अगर मैं करंट के स्क्वायर का एवरेज लूंगा तो वो एम्पियर का नहीं होगा, एम्पियर। अगर मैं एम्पियर यूनिट की चीज लाना चाहता हूं तो हमें क्या करना चाहिए, इसको लाने के बाद अंडर रूट कर देना चाहिए। यानी अगर मैं वाई स्क्वायर मीन के ऊपर एक अंडर रूट लगा दूं, यानी ये करने के बाद एक अंडर रूट लगा दूं, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर, जिसको अब हम नाम देंगे वाई आर एम एस। यार वाई आर एम एस मीन स्क्वायर लाने के बाद किया हुआ अंडर रूट है। तो मुझे बताओ ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर डी टी, नहीं तो आई आर एम एस क्या बन जाएगा, बाय द सेम लॉजिक आई स्क्वायर डी टी 0 से टी नॉट। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? स्क्वायर करने के बाद मीन निकालना आई आर एम एस है। तो ये मैथमेटिकल पैटर्न समझ में आना चाहिए। कल को कोई यही पूछ दे कि वाई आर एम एस या आई आर एम एस या ई आर एम एस का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन कि ये उसका मीनिंग है। अभी हमने निकाला कुछ नहीं है, अभी मैंने केवल मीनिंग बताया है। जब ये ग्राफ कुछ फिक्स होगा या उसका फंक्शन कुछ फिक्स होगा तब हम निकाल पाएंगे। देखो यार, तुम्हें पता है कि इस चीज का मतलब एरिया ऑफ वाई स्क्वायर एक्स ग्राफ है, हर जगह पीछे भी हम लोगों ने बात करी है। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ मॉड वाई नहीं। तो यार एरिया दो तरीकों से निकाला जाता है। एरिया हम लोग दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो हमें ग्राफ दिया हो तो ज्योमेट्री से एरिया निकाल आता है, या तो हमें फंक्शन दिया हो तो इंटीग्रेशन से एरिया निकाल आता है। तो दो तरह के क्वेश्चन संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा, केवल ज्योमेट्री वाले। और हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं वही करना है। ओके, ये वाला पहला क्वेश्चन है। आई होप सबके ये भी नहीं है। ओके, तो मैं इस ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देता हूं। ग्राफ ऐसा बना है ना, ओके, तो मैं ये किसको कैसे मिटाऊं, ठीक है, इतना ग्राफ है बस। बेटा ग्रीन कलर इसमें है नहीं, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं। इतना ग्राफ है यार, आधे टाइम तक आई नॉट और टी नॉट बाई 2 से टी तक क्या है, 0 है। ऐसा एक ग्राफ है, इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है मेरे। क्या पहला क्वेश्चन क्या है, मीन एवरेज और रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट फॉर 0 टू कैपिटल टी। 0 से कैपिटल टी टाइम के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी सर्किट को जिसका करंट इस ग्राफ के हिसाब से है। तो हमें बताना है मीन एवरेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। मुझे लगता है एक मिनट, जो ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने दिया है वो करेंगे तो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। कौन सा करेंगे? था नहीं तो कर दें, चलो चलो पहले यही कर लो भाई, पहले हम लोग यही करते हैं। नीचे ग्राफ होता है तो थोड़ा और मीनिंग मिलता। एक और क्वेश्चन है ना आगे नीचे ग्राफ वाला, हाँ चलो उसके बाद वो करेंगे, बगल वाला नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है मीन एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर। ओके, इस ग्राफ का एवरेज लाते हैं पहले। बताओ आई एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखें। आई एवरेज क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, जितने टाइम के लिए निकालना है डिवाइड बाई टाइम। तो क्या ये काम हमें इंटीग्रेशन से करना होगा या ग्राफ से करना होगा? ग्राफ से। बताओ ये चीज
मतलब क्या, एरिया ऑफ IT ग्राफ डिवाइड बाई कितने टाइम के लिए निकालना है, T टाइम के लिए। तो क्या एरिया नहीं बता दोगे यार, तो बहुत आसान है। कितना है एरिया, एरिया कितना है, हाइट I0 है और विड्थ कितना है T/2, तो एरिया आएगा I0 इंटू T/2 डिवाइड बाई T। तो ये आंसर कितना आ गया, I0/2। क्या ये बात समझ में आ गई थी? I की एवरेज वैल्यू, किसी को कोई दिक्कत? अब मैं कह रहा हूं I की मीन वैल्यू क्या होगी, मीन वैल्यू क्या होगी मुझे बता यार। इसका अगर कोई मॉड करे भी, इसका मॉड करे भी, तो जब ग्राफ में निगेटिव है ही नहीं तो मॉड करने से कुछ नहीं बदलेगा, और कुछ नहीं बदलेगा तो आंसर I0/2 इसका भी आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से यार हम कहेंगे एरिया ऑफ मॉड I T ग्राफ डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यार इसका मॉड करोगे तो ये ग्राफ क्या निगेटिव है ही नहीं, तो वही बन जाएगा, तो मीन भी वही आएगा और एवरेज भी वही आएगा। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालोगे? नहीं, तो अभी तो मीन स्क्वायर नहीं लाया, पहले तो तुम्हें आई स्क्वायर मीन लाना पड़ेगा, फिर अंडर रूट करोगे ना। होता है इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर dt, ये होता है। तो एक तरह से तुम्हें किसका ग्राफ करना है, एरिया ऑफ आई स्क्वायर टी ग्राफ डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये करना है। यही तो मतलब बताया मैंने मीन स्क्वायर का, और फिर उसमें क्या लगा देना है, अंडर रूट, तो रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा। चलो यार, रूट मीन स्क्वायर लाना मतलब ये करना। तो आई स्क्वायर, इसका अगर कोई आई स्क्वायर ग्राफ बनाए, आई स्क्वायर ग्राफ, तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। जो वैल्यू I0 है वो क्या बन जाएगी, वो I0 स्क्वायर बन जाएगी और ऊपर आ जाएगी, और जो जीरो है यार, जो जीरो है वो जीरो रहेगी। जीरो का स्क्वायर करने से कुछ बदल जाएगा क्या, नहीं। तो मुझे बताओ आई स्क्वायर ग्राफ बनाने के बाद अब एरिया कितना आएगा यार, वो एरिया कितना आएगा, आई स्क्वायर इंटू T/2, ये एरिया आ गया, और डिवाइड बाई क्या, T, और उसके बाद क्या, अंडर रूट 2। तो कितना आ गया आंसर, I0/√2। क्या तीनों चीजें समझ में आई हैं इस ग्राफ के लिए? इस ग्राफ के लिए मैंने 3 चीज निकलवाई हैं। उसके बाद जो नीचे वाला ग्राफ है उसके लिए 2 चीजें निकालना है, तीसरी चीज अजीब हो जाएगी, उस पचड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि वो चीजें चल नहीं रही फैशन में। तो हम लोग 2 ही चीजें निकालेंगे इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए। जिसका हो जाए दिखाएं। हो गया इतनी जल्दी, कुछ ज्यादा जल्दी हो गया। E0 इंटू T0 बेटा कितने टाइम के लिए निकालना था? अच्छा वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, उधर देखो अपने इसमें। हाँ तब देखो, हाँ ठीक है, सही है। तो यार एवरेज निकालना है, तो इसको हमें करना नहीं होता, ये बस दिखाने के दांत हैं। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ईटी ग्राफ डिवाइड बाई कितने टाइम के लिए निकालना है, 0 से 2T0 के लिए। तो 0 से 2T0 का एरिया हमें निकालना है यहां से यहां तक का। तो यार यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि ये इतना पॉजिटिव और इतना निगेटिव आपस में कैंसिल होने वाला है,
तो हम केवल पॉजिटिव ही लिख लें, और पॉजिटिव तो बड़ा आसान है यार। ये एरिया कितना होगा, ई नॉट टी नॉट डिवाइड बाई टाइम कितना 2t0, तो आंसर आ गया ई नॉट बाई 2। कितने लोगों ने सही कर लिया है? ऑनलाइन वाले यार मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुझे फिर लगता है कि यार ये ऑनलाइन फिर ऑफलाइन जैसा नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा तब होता है जब बीच बीच में व्हाट्सअप, बीच बीच में हाँ ना कुछ सुनाई दे। तुम लोग एकदम बिल्कुल साइलेंट किलर्स की तरह बिहेव करते हो। कितने लोग आ गया है? ओके, किल्ड। अगर मैं मीन वैल्यू लाना चाहूं तो बस यार हमें क्या करना पड़ेगा यार, मीन वैल्यू लाना चाहूं तो यार इस पॉजिटिव को तो पॉजिटिव मानना ही है, निगेटिव को भी क्या मानना है। अब हम भेदभाव करना बंद कर देंगे। तो मुझे बताओ यार, अब हमें एरिया ऑफ मॉड ई टी ग्राफ डिवाइड बाई टोटल टाइम 2t0 करना है। तो मॉड ई का मतलब है कि इसको हम ऐसे सोचें, ऐसे सोचें, हमारे मन में निगेटिव पॉजिटिव का भेदभाव ना रहे, हम लोग थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाएं तो मीन निकलेगा। बताओ जरा, अब एरिया कितना आएगा? तो इसका तो दिख ही रहा है, ई नॉट टी नॉट। और क्या यहां दो ट्राइंगल हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, और दो ट्राइंगल हैं, ये बीच का गैप टी नॉट बाई 2 है भाई। हाफ बेस इज टी नॉट बाई 2 और हाइट इज ई नॉट। यार ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है। और ऐसे ऐसे दो ट्राइंगल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, ये कहां उसके बराबर आ रहा है? डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये आ रहा है 3e0 t0 बाई 2 डिवाइड बाई 2t0, तो कितना आ रहा है 3e0 बाई 4। देखो जरा यार, ये बताओ यहां t0 से 2t0 है, तो ये क्या, ये वाली जगह t0 प्लस t0 बाई 4 होगी कि नहीं? नहीं, t0 प्लस t0 बाई 2 होगी, यानी इतना गैप t0 बाई 2 का है। देख ले, आराम से समझा ले अपने आप को भाई, ये t0 से 2t0 है, मतलब ये गैप t0 का है, तो आधा कितना होगा t0 बाई 2। यार इस स्टेटमेंट का मैं एक मतलब समझाना चाह रहा हूं कि कोई ग्राफ अगर कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है, मैं ऐसे बता सकता हूं, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, मान लिया वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये जरूरी नहीं है साइनोसाइडल हो, और ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है, नहीं, ये पैटर्न बार बार रिपीट कर रहा है ओवर अ लॉन्ग टाइम, है ना, ये कुछ भी ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर मैं कहता हूं यार ऐसे ऐसे 10,000 साइकिल के बाद तक का एवरेज निकालो, तो 10,000 साइकिल के बाद तक का एवरेज किसी ने पूछा और ये नहीं बताया कि उसमें भी कहां तक का, उसने जनरल ऐसी कोई पिन पॉइंट टाइम कर दिया
और ये टाइम 10,000 15,000 साइकिल से भी ज्यादा है, बीच में बहुत सारी साइकिल इन्वॉल्व है नहीं। और तुमसे पूछा जाए बताओ इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज बताओ, तो तुम क्या करोगे कि एक साइकिल का एरिया अगर ए निकल के आता है यार, वो प्लस माइनस मिला के होगा इनटू 10,000 साइकिल का एरिया प्लस ये डेल्टा ए जितना आएगा नहीं, और टाइम क्या लिखोगे ए इंटू टी इंटू 10,000, यानी 10,000 टाइम साइकिल पूरी हो गई तो 10,000 साइकिल का टाइम, और ये यहां से यहां तक जितना डेल्टा टी आएगा नहीं। अच्छा मुझे बताओ इस टाइम के मुकाबले डेल्टा टी और इस एरिया के मुकाबले एरिया निग्लिजिबल है कि नहीं? तो हम अगर इतने बड़े एरिया के सामने इसको और इतने बड़े टाइम के सामने इसको इग्नोर कर दें तो ये आंसर आएगा ए बाई टी। मतलब ए क्या था? हाँ, ए था एरिया ऑफ वन साइकिल डिवाइड बाई टी क्या है? टाइम ऑफ वन साइकिल। क्या लॉजिक समझ में आया? तो यार जब भी कभी रिपीटेड ग्राफ और कोई ये बताने को तैयार ना हो कि एवरेज निकालना है तो कितने का निकालना है, तब तुम ये डिफॉल्ट डिसीजन ले सकते हो कि इट्स अ फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी हमारे घर में बिजली आती है तो हम इस बात पे इंटरेस्टेड हैं कि ओवर अ लॉन्ग टाइम किसी चीज का एवरेज, पावर का एवरेज, करंट का एवरेज, या तो लॉन्ग टाइम में एवरेज मतलब एक साइकिल का एवरेज, एक साइकिल का एवरेज। तो मुझे बताएं फॉर, अच्छा ये बात मैं एवरेज के लिए अभी कह रहा हूं, ये बात मीन के लिए भी ट्रू है, आरएमएस के लिए भी ट्रू है। यानी मीन भी निकालना हो, कोई बताए ना कि कब तक का, तो तुम एक साइकिल का निकालोगे। आरएमएस भी कोई ना बताए तो तुम कितने का निकालोगे? हाँ, मीन के लिए तुम्हें मॉड करना पड़ेगा और आरएमएस के लिए। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है? यार ये बहुत गहरा चीज है जो आमतौर पे लोग बात इस पे करते नहीं है, लेकिन करते वही है जो उसके बाद वाली चीज है। मतलब पूछते हैं ये हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, कोई पूछे तो तुम क्या कह देते हो? हाँ, ओके, एवरेज ऑफ साइनोसॉइडल ईएमएफ करंट। मुझे बताओ हमारे घर में जो सप्लाई आती है उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ ऐसा होता है, यानी ओवर अ लॉन्ग टाइम यही प्रोसेस चलता है। तो यार वो एवरेज तुम पूरे साइकिल का निकालोगे, यानी अगर कोई एवरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम पूछे और यह लिखना भूल जाए फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो तुम क्या मानोगे? अरे लॉन्ग टाइम का। अच्छा मुझे कोई ये तुमसे पूछे आधे टाइम का एवरेज बताओ, वो क्या आएगा? कुछ आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर कोई पूछे यार एक टाइम पीरियड का एवरेज बताओ, बताओ एक टाइम पीरियड का एवरेज, हाँ, तो यार तुम कहोगे इतना एरिया कुछ आएगा पॉजिटिव और इतना एरिया क्या आएगा नेगेटिव, टाइम टी है, तो ये आंसर क्या हो गया? 0। लॉन्ग टाइम का भी आंसर यही होगा। तो क्या जो मैंने ईएमएफ के लिए बात करी है, क्या वो बात तुम करंट के लिए सीधे लिख सकते हो? क्योंकि करंट का ग्राफ बिहेवियर भी इसी तरह का होता है कि नहीं? क्या फॉर अ लॉन्ग टाइम? समझ में आ गई बात? यार ज्यादा चांसेस इसी के हैं, इसी पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन कई बार घुमा के कोई तुमसे पूछे कि आधे टाइम के लिए एवरेज निकाला गया है, 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं? अब मैं मीन की बात कर लूं। मतलब मीन निकालना है हमें इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए ऐसा कुछ ग्राफ है, तो तुम क्या पूरे साइकिल के लिए निकालोगे? कितने के लिए निकालोगे? पहले तो ये समझो, क्या मीन हमें इस ग्राफ का निकालना होता है या अभी इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है? हाँ यार, जब भी हम मीन निकालते हैं तो
मीन निकालने के लिए क्या हम ग्राफ का मॉड लेते हैं, यानी ये क्या बन गया मॉड ऑफ, अगर ये ई का ग्राफ था तो ये क्या बन गया मॉड ऑफ ई, मॉड ऑफ ई का ग्राफ, यानी यार हमारे हिसाब से डेफिनेशन क्या होती है, हाँ इंटीग्रल ऑफ मॉड ई डी टी डिवाइड बाई जितने टाइम के लिए है, जितने टाइम के लिए हमें निकालना है, नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये ग्राफ, या देखो ये t होता था, ये 2t होता था, तो ये t/2 है, तो ये ग्राफ t टाइम में रिपीट कर रहा है या t/2 में रिपीट कर रहा है, t/2 में रिपीट कर रहा है, कितने टाइम में t/2 टाइम में रिपीट कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि अगर इस फंक्शन को तुम इस E0 sin ओमेगा t कह रहे हो तो E0 sin ओमेगा t 0 से t/2 के लिए तो पॉजिटिव ही होता है, तो यानी यार ये काम हमें किसके लिए करना चाहिए, आधे टाइम के लिए, यानी हम क्या करेंगे t/2 यहां रखेंगे और E0 sin ओमेगा t, ओमेगा होता है 2π/t इंटू डी टी, ये कितने टाइम के लिए करेंगे t/2। ऑब्वियसली यार यहाँ पे इसको करने का कोई और मेथड नहीं है, केवल इंटीग्रेशन से आंसर आता है, बट अच्छी बात यह है कि हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, मैथ्स वाले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका आंसर आता है 2E0/π, ये आंसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ अगर ये ईएमएफ ना होके करंट होता तो आई का एवरेज कितना आता, 2I0/π के हम सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये क्या था एवरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, मीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या ये बात क्लियर हो गई है? तो मैं यहीं पर आरएमएस बता देता हूं। क्या बता रही, ये ई का ग्राफ है मॉड ई का, अगर मैं ई स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा और ऊंचाई बढ़ जाएगी, बट नेचर वही रहेगा। इस ग्राफ के लिए अगर कोई ई स्क्वायर मीन निकालेगा तो कैसे निकालेगा, इस ग्राफ का अपॉन, ये तुम चाहो तो आधे टाइम के लिए निकाल लो क्योंकि ये ग्राफ भी आधे टाइम के बाद रिपीट करेगा, चाहो तो पूरे टाइम के लिए निकाल लो। मैं इसको पूरे टाइम के लिए निकाल रहा हूं, बल्कि निकाल तो रहा ही नहीं हूं, मैं बस बता रहा हूं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा होता है 2π/t, इसको इंटीग्रेट करना है टी टाइम के लिए है। ये आइडिया मैं दे देता हूं, हो सकता है कभी ये काम आए, साइन स्क्वायर समथिंग डिवाइड बाई टी, ये साइन स्क्वायर का एवरेज है, और साइन स्क्वायर का एवरेज मैं सीधे सीधे बता रहा हूं ये हमेशा हाफ आता है। एक टाइम पीरियड के लिए साइन स्क्वायर का एवरेज कितना आता है, आधे टाइम पीरियड के लिए भी हाफ ही आएगा। ये चाहे तुम एक टाइम पीरियड के लिए निकालो तो 2 साइकिल का एरिया तो डबल टाइम डिवाइड होगा, आधे साइकिल के निकालो तो एक साइकिल का एरिया आधा टाइम डिवाइड होगा, तो उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ये एरिया कितना आता है, तो ये कितना आ गया E0² आ गया। तो बता यार ये तो ई स्क्वायर मीन स्क्वायर आ गया, मीन स्क्वायर आ गया, ई स्क्वायर मीन आ गया, तो ई आरएमएस कितना आएगा, हाँ वो आएगा E0/√2। तो आई आरएमएस कितना आएगा, I0/√2। तो मैं पता यार मैंने अभी थोड़ा देर पहले साइनोसाइडल ईएमएफ की पीक वैल्यू बताई थी, बताया इंडियन सप्लाई के लिए पीक वैल्यू कितनी होती है 310। तो यार ई आरएमएस इंडियन सप्लाई के लिए, इंडियन सप्लाई के लिए ई आरएमएस का आंसर आएगा 311 डिवाइड बाई √2, 310 311 के आसपास। तो ये आंसर लगभग 220 वोल्ट आता है। हमारे घर में जितने भी गैजेट आते हैं उनमें क्या लिखा रहता है 220 वोल्ट।
तो 220 वोल्ट ई आर एम एस होता है। बहुत पहले की बात है, नीट की तैयारी करता था। इसने सीरियसली नहीं लिया चीजों को, देखो डराने के लिए बस। नोट कर लिया भाई लोग? आरएमएस करंट को हम डीसी इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसका लॉजिक मैं समझाना चाह रहा हूं, ये स्टेटमेंट तो रटना ही है हर हाल में। जैसे तुम कोई कह दे कि यार हमारे पास फिक्स वोल्टेज की सप्लाई आ रही है किसी आर के रजिस्टर में, है ना, इसका टी टाइम में पावर लॉस बताओ या इसका पावर इंस्टेंटेनियस बताओ, तो तुम पावर क्या लिखोगे? इसका पावर, चलो मैं इसका बहुत लॉन्ग रन में मैं लॉन्ग रन में इसके हीट प्रोड्यूस निकालना चाहूं तो वो होगा पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला तुम्हें याद है? अगर ये आर का रेजिस्टेंस है तो पावर होता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या इसको हम आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते हैं। होता है कि नहीं पावर? अब मुझे बताओ यार, अगर कोई ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है और ये रजिस्टर में है, हमें कोई पूछे कि यार इसमें हीट जनरेटेड बताओ, तो हीट जनरेटेड क्या इसका पावर आई स्क्वायर इंटू आर होगा? तो वो ऐसे लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर इंटू आर, या ईएमएफ ऐसे लिखना पड़े ई स्क्वायर बाई आर, तो क्या लिखोगे? ई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो क्या इसका पावर फ्लैक्चुएटिंग वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है? तो क्योंकि पावर वेरिएबल है, टाइम का फंक्शन है, तो क्या हम सिंपल हीट निकालने के लिए प्रोडक्ट कर सकते हैं क्या? यार सिंपल प्रोडक्ट फिजिक्स में तब किया जाता है जब ओवर द लॉन्ग वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होता है। क्या यहां डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स है? क्या वेरिएबल है कि नहीं? तो अगर यहां कोई हीट निकालना चाहे तो करेगा इंटीग्रल ऑफ पी डी टी। चलो मैं कोई एक फॉर्मूला चूज कर लेता हूं, मान लिया हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आ जाएगा? ई नॉट स्क्वायर बाई आर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, नहीं। और ये पावर लॉन्ग टाइम के लिए निकालना है, तो लॉन्ग टाइम के लिए निकालना इज सेम एज, नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए निकालना है। मैं क्या करने वाला हूं इसमें यार, टी से डिवाइड कर रहा हूं और टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपने मन से। अच्छा, क्या इतनी वैल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एवरेज या एक साइकिल का एवरेज होता है कि नहीं? एक ही बात है। तो ये वैल्यू जरा देखें, बल्कि ई नॉट स्क्वायर भी यहीं लिख दें। मैं ये बताना चाह रहा हूं बस कि आरएमएस का इंपॉर्टेंस क्या है। यहां क्या लिखा है? ओके, ई नॉट स्क्वायर मैंने वहां ले दिया है। इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये चीज ई आर एम एस स्क्वायर है कि नहीं है? यार ये ई आर एम एस नहीं, ई आर एम एस स्क्वायर डिवाइड बाई आर, नहीं। अगर हम इसमें
ई की जगह आई वाला फॉर्मूला यूज करते तो मैं इसको दिखा देता I/RMS² इंटू आर। अब सरल समझें कि था तो ये डिस्कशन एसी का, मगर ये आंसर और ये आंसर जरा ध्यान से देखें, इंटू टी भी आएगा। ओके, ये टी भी तो आया था, ये टी मैंने नीचे डिवाइड किया तो टी भी तो आया था। ओके, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए जरा देखें ये आंसर और ये आंसर एक टाइम पीरियड के लिए एटलीस्ट, या लॉन्ग टाइम के लिए, क्या ये आंसर अलग अलग है क्या? सेम है। ज्यादा टाइम के लिए निकालना होगा तो यहां ज्यादा टाइम से मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो क्या ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। तो जिस जगह पे ई आता था डीसी वैल्यू का, उस जगह पे क्या आया है? IRMS। जहां आता था डीसी करंट वहां आया है IRMS। तो अभी तुम्हें ये समझ में आया IRMS IRMS एक्चुअली इस पर्पस के लिए डिफाइन किए गए हैं कि IRMS IRMS को बिल्कुल डीसी मान के ही पावर के फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। यानी यार पावर का डिस्कशन डीसी और ईसी का अलग अलग नहीं होने वाला है, बस तुम्हें IRMS IRMS यूज करना। बल्कि याद करो यार, करंट वाले टॉपिक में तुमने बल्ब वाले क्वेश्चन किए थे 220 वोल्ट वाले, तो वो तो यार एसी सप्लाई होती है, तो 220 वाले क्वेश्चन कैसे कर लिए? क्योंकि 220 IRMS होता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? IRMS और IRMS का रोल इस टॉपिक में बिल्कुल वैसा ही है जैसे डीसी बैटरी का होता था। पीक वैल्यू लेना पक्षपात हो जाएगा, पीक वैल्यू तो फ्लक्चुएटिंग है ना, इसलिए बीच की एक वैल्यू लेना पड़ती है जो उसी की तरह बिहेव करती है। इतनी बातें सबकी क्लियर हैं? तो आगे बढ़ते हैं। हु इज एब्सेंट? सौरभ। मुझे उम्मीद थी कि सौरभ आएगा, तुम नहीं आ पाओगे क्योंकि रात में देर तक पढ़ते हो। तुम उम्मीद से बढ़ के निकले और सौरभ ने उम्मीदें तोड़ दी। यार अब इसका ये भी मतलब नहीं है यार, मतलब हद करते हो यार। बाहर से दुकानें मेरे कंट्रोल में थोड़ी नहीं है। अपराजिता आई है, ऑनलाइन है वो, उसने इतनी हिम्मत दिखा दी कि हम जाग के ऑनलाइन पढ़ेंगे, यहां नहीं आ पाएंगे सुबह सुबह। अपराजिता यही है? जी सर। जी, तो क्या कोई दिक्कत हुई ना आने की? क्या वजह रही आज? अच्छा, इसका मतलब कोई अभी सोचा नहीं है क्या बोलना है? ठीक, कोई बात नहीं, ये तो पता होना चाहिए कि आज ये पूछा जा सकता है। तो हम लोग अभी तक मीन, एवरेज, आरएमएस तीन बातें मिल कर रहे थे। डिफॉल्ट वैल्यू वही है। एवरेज वैल्यू मैंने क्या बताई? 0। मीन वैल्यू क्या बताई? 2E0/पाई या 2I0/पाई, और आरएमएस वैल्यू E0/√2। साइनोसाइडल जो हमारे घर पे आती, हमें उससे ज्यादा मतलब रहता है, तो उसके लिए ये आंसर्स हैं। कोई और फंक्शन हो जाएगा तो आंसर भी बदल जाएंगे। होता है, पिछले जन्म में जैसे कुछ हुआ होगा इस मक्खी के साथ, तो बदला ले रही हैं। मक्खियां बदला लेती, मैंने देखा है एक मूवी में। अब सुई हुई लेके ना आ जाए ना। इसीलिए मैं चश्मा लगा के रखता हूं। पिछले जन्म में शायद मच्छर रही होगी, और मच्छर तो मानना ही पड़ते हैं। तो हम लोग यार एसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। एसी को हम लोग फिर से एक बार महसूस करते हैं। ऐसी सप्लाई,
ऐसी सप्लाई को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। ये बताए, अगर मैं कहता हूं ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई इसकी पीक वैल्यू 10 वोल्ट है, पीक वैल्यू 10 वोल्ट है। नो डाउट ये टर्म फ्लैक्चुएटिंग है, तो इसी वजह से सब कुछ बदल रहा है। तो बता इसका पीक करंट क्या होगा? पीक करंट 2 एम्पियर होगा। जैसे यार वोल्टेज 10 तक बढ़ती है, वैसी करंट 2 तक बढ़ेगा, फिर 0 होगा, फिर निगेटिव होगा, फिर 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यार एक वक्त पे जब ये अपने पीक पे होगा तो ये भी, जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। कम से कम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा बिहेवियर है कि एक साथ दोनों का अच्छा दौर आएगा और एक साथ दोनों का खराब दौर आएगा, यानी वो इस तरह का माहौल है। एक साथ यानी साथ जीना साथ मरने वाला वोल्टेज करंट का है, मगर हर सर्किट में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर कुछ ऐसा बिहेवियर रखता है कि अगर यहां सोर्स वोल्टेज बढ़ने वाला होता है तो पहले तो वो कहता है कि मत आओ, हम बिना करंट के ही बढ़िया हैं। फिर थोड़ी देर में वो सोर्स वोल्टेज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और करंट को आने देता है और अपने आप को रोक देता है। लेकिन जैसे ही करंट कम होने लगता है, अब इसकी आदत हो गई करंट फ्लो कराने की, तो कहते हैं मत करंट कम मत करो, तो ये अपने अंदर की एनर्जी खर्च करके भी करंट फ्लो कराता है। फिर उल्टी तरफ से करंट डेवलप होने की कोशिश करता है सोर्स की वजह से, तो भी अपोज करता है, और उसके बाद जब कम होने लगता है तो फेवर करता है। मतलब यहां कुछ अलग है यार, यहां करंट का दौर और वोल्टेज का दौर एक साथ बढ़ने वाला या एक साथ घटने वाला नहीं है, कुछ अलग है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसी तरह से अगर सर्किट कैपेसिटिव है तो कैपेसिटिव में भी जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे, तो यार बैटरी लगाएंगे तो करंट आएगा, नो डाउट। मैं कहा कि अभी एक फ्लक्चुएटिंग बैटरी आई तो करंट आएगा, लेकिन ये तो खाली है, इस करंट की वजह से ही इसको चार्ज मिलेगा नहीं। तो जब करंट पीक पे होगा तब ये खाली होगा, लेकिन थोड़ी देर में जब ये पीक पे आ जाएगा, ये फुल चार्ज हो जाएगा, तो अपने रास्ते करंट नहीं जाने देगा नहीं। और जब ये डिस्चार्ज हो जाने लगेगा तो करंट पीक पे आ जाएगा, और डिस्चार्ज हो गया तो ये 0 पे हो गया। मतलब यार यहां भी सब कुछ एक जैसा नहीं है, यहां साथ जीना साथ मरना नहीं है। ये दो दोस्तों की कहानी है, एक अमीर और एक गरीब वाली, वो दोनों का दौर बदलता रहता है, कभी ये अमीर कभी ये गरीब कभी ये गरीब, है ना। वो अलग थी यार, वो साथ जीने साथ मरने वाला था, अंतर है यार। तो इसका मतलब यार प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कहानी अलग है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में अलग है। तो ये हमें थोड़ा सा पहले फीलिंग डेवलप करना है और उसके बाद हमें इसको मैथमेटिकली समझने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है आखिरकार। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ओके, मैं यार एक यहां पर ये काम पहली बार नहीं किया जा रहा है, एक मैंने घूमता हुआ एरो दिखाया है, ये देखें जरा। हम लोग अभी साइनोसाइडल ईएमएफ साइनोसाइडल करंट की बातें कर रहे थे, और रेजिस्टिव सर्किट में साथ में ईएमएफ बढ़ता है, साथ में करंट बढ़ता है, साथ में ईएमएफ घटता है, साथ में करंट घटता है। इस बात को अब मैं चाहे ईएमएफ के लिए बात कर लूं चाहे करंट के लिए, इस बात को मैं कि ईएमएफ साइनोसाइडल नेचर का है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, ईएमएफ साइनोसाइडल नेचर का है, इसको मैं एक एरो से दिखा रहा हूं कि ईएमएफ अपने किस पड़ाव पे है। नहीं, ये घूमता हुआ एरो है, उसके एंगल पे ध्यान देना और पड़ाव को हाइट में समझना। तो यार पड़ाव ये है कि अभी वोल्टेज क्या है 0, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 2 3 करते करते 9 10 10 हो गया, 10 से 9 8 7 6 5 0, फिर -10, फिर घटते घटते 0। नहीं, यानी यहां इस बार की हाइट ईएमएफ की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। ईएमएफ की वैल्यू जो कि 0 से बढ़ के 10, फिर 0, फिर -10, फिर 0 हो रहा है। क्या हाइट समझ में आ गया? एक बात। दूसरी बात, क्या हाइट के साथ साथ मैंने यहां पर एक एरो भी तो चलाया है। ये एरो का जो एंगल है देखो जरा, 90 है तो मैक्सिमम है, 180 है तो 0 है, 270 है तो
निगेटिव है। और यार ये कोई पहली बार नहीं आ रहा, ये बात हमने पहले एसएचएम में करी है, फिर वेव में करी है, और अब यहाँ पे। क्या इस फंक्शन को हम अभी ग्राफ से दिखा रहे थे? ऐसा मैंने कुछ ग्राफ बनाया था ऐसा। क्या बताओ, ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ, और उसी चीज को मैं फेजर डायग्राम से बना रहा हूं। यानी यार एरो अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं, मतलब मेरा इशारा इस समय वोल्टेज कितना है? 0 है। यार इस समय वोल्टेज कितना है? 0 है। नहीं, अगर मैं अपने फेजर का एरो ऐसे दिखा रहा हूं, इसका मतलब इस समय ईएमएफ कितना है? E0 है। अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो इस समय कितना है? 0 है। अगर मैं एरो ऐसे दिखा रहा हूं तो ईएमएफ कितना है? -E0। ये मैं रेफरेंस बना देता हूं। नहीं, ये हमारा रेफरेंस है। अगर मैं एरो ऐसे दिखाता हूं, इसका मतलब ईएमएफ 0 से E0 के बीच में है, और अभी ये बढ़ने वाला है। नहीं, क्या बताओ, हम उसकी पूरी स्थिति बता सकते हैं कि अभी ये बढ़ने वाला है या घटने वाला है? क्या एक्यूट एंगल ये बताता है कि अभी वो बढ़ने वाला है? कल को ऐसा कोई एंगल बना दे ऐसा, तो इसका मतलब वो मैक्सिमम जाके अभी घटना स्टार्ट कर दिया है। क्या सारी बातें इस एरो के डिफरेंट फेजेस से, डिफरेंट एंगल से महसूस हो जाएंगे कि नहीं? फिर जो बात हम यहां दिखाते थे, यानी यह देखो E बराबर 0, ये वाला फेज है। ये क्या बता रहा है? ये वाला एरो इस पोजीशन को बता रहा है, ये वाला एरो इसको बता रहा है, ये वाला एरो इसको बता रहा है, ये वाला एरो इधर कहीं बता रहा है। नहीं, और ये वाला एरो इधर कहीं बता रहा है। मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूं, ABCDEF। क्या मैं कह सकता हूं ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला है सिचुएशन, ये सी वाला है, ये डी वाला है। ई कहाँ है? ई यहां कहीं है। नहीं, और एफ कहाँ है? एफ यहां कहीं है। क्या ये सारे फेजर तुम्हें इस ग्राफ को महसूस कराने में मदद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैंने केवल एक ईएमएफ का फेजर दिखाया है। क्या इतनी बात क्लियर है भाई लोग? एक सप्लाई है ऑल्टरनेटिंग इस नेचर की, इस रेजिस्टेंस पे ईएमएफ का फॉर्म दिया है और करंट हमें लिखना है, तो करंट क्या आएगा? ये आएगा। क्या बता रहे? इसका फेज ओमेगा टी है, समय के साथ बदलना है, और इसका फेज भी। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये अपने फेज के किसी पड़ाव में होगा तो ये भी उसी पड़ाव में होगा। यानी अगर मैं इसका एक एरो बनाता हूं ऐसा, ये करंट का ईएमएफ का एरो है, तो क्या बता रहे? मुझे इसी के साथ साथ अगर करंट का एरो बनाना हो तो वो भी मैं ऐसा ही बनाऊंगा उतने ही फेज पे। क्या ये भी ओमेगा टी को डिनोट करेगा? तो ये भी। क्या दोनों का फेज एक जैसा है या अलग अलग है? यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज के फेज हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। करंट और वोल्टेज, इनको चाहो तो तुम एक ही जगह भी बना सकते हो, है ना? करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। आर इन सेम फेज। यार अभी मैंने ईएमएफ से शुरू किया है और करंट का फॉर्मेट लिखा है। सोचो यार, कहीं कोई तुमसे ये कहे कि मैं करंट का फॉर्मेट दे रहा हूं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो बताओ ईएमएफ का फॉर्मेट क्या होगा? ये गिवन है। ईएमएफ का फॉर्मेट इसी सर्किट के लिए क्या होगा? आई नॉट आर साइन ओमेगा टी। तो चाहे यहां से शुरू कर लो चाहे यहां शुरू कर लो, फेज तो दोनों के सेम ही रहेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई है?
ईएमएफ से करंट लिखना हो, करंट से ईएमएफ लिखना हो, ये बातें हमें बचपन से आती हैं, कोई आज की बात नहीं है। अगली बात है प्योर, ये वर्कबुक में लिखा है इसलिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूं, और वैसे भी टाइम दूंगा तो जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग पे डाइल्यूट हो जाएगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट, ऐसा इंडक्टिव सर्किट है और मैंने सप्लाई क्या दी है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दी है। मीन्स कि इसका जो ईएमएफ है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, तो ऑब्वियसली इसका जो करंट होगा वो भी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होगा। मैं करंट से शुरुआत करूंगा, तुम कहोगे ऐसा क्यों, पिछली बार तो ईएमएफ से किया था। क्योंकि यार इससे मैथ्स लगाना आसान है, और हम लोग फिजिक्स में अक्सर पक्षपाती हो जाते हैं, जहां मैथ्स आसान होती है वही काम करते हैं। मैं कह रहा हूं यार कि ये एल का इंडक्टेंस है और इसके अक्रॉस मैंने कोई सोर्स ईएमएफ दिया है, वो ईएमएफ हमें प्रेडिक्ट करना है कि उसका लुक कैसा होगा। यार सोर्स ईएमएफ इज सेम एज इंडक्टर का ईएमएफ, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हैं। तो यार करंट का फॉर्मेट पता है तो ईएमएफ का फॉर्मेट हम लिखना चाहते हैं। पता है किसी इंडक्टर के लिए ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल डी आई बाई डी टी। मैं एक्चुअली उसका मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड हूं। ओके, एल डी आई बाई डी टी, बताओ जरा इसका डी आई बाई डी टी, साइन ओमेगा टी का डी आई बाई डी टी क्या आएगा? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, एल डी आई बाई डी टी। अच्छा एक आई नॉट भी आएगा, एक आई नॉट भी आएगा, तो ये आया है आई नॉट एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा यार देखो, करंट साइन में दिया था और वोल्टेज किस में आया है, कॉस में, तो इसको मैं क्या साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं? क्या बात समझ पा रहे हैं, है ना? देखो यार इसका नेचर क्या होगा कि अगर करंट बढ़ रहा है तो अपोज में ईएमएफ लगाएगा, घट रहा है तो फेवर में लगाएगा। हमने फिलहाल इसके फेवर, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव मन में मान के ये ग्राफ, ये फॉर्मूला लिखा है, इसीलिए मैंने वो माइनस नहीं लगाया है। ठीक है, हमें कोई एक कन्वेंशन को पॉजिटिव मानना है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव मान के मैंने ये कन्वेंशन किया है। तो ये फॉर्मूला आया है। इस फॉर्मूले में अगर इसका फेज ओमेगा टी है तो क्या इसका फेज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब दोनों की लाइफ में एक साथ खुशी और एक साथ गम नहीं आना। सोचो अगर मैं इसका ओमेगा टी थोड़ी देर के लिए जीरो कर दूं, मतलब यहां भी करना पड़ेगा, तो जब इसको जीरो करूंगा तो करंट उस वक्त, और ओमेगा टी अगर मैं जीरो करूंगा तो उस समय ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि साइन पाई बाय 2 सबसे, यानी यार एक की जिंदगी में अंधेरा तो दूसरे में रोशनी, दूसरे में अंधेरा, तो इसका मतलब ये दोनों सेम फेज में नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? ये कृष्ण सुदामा वाला चल रहा है, ये वो वाला नहीं चल रहा है कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो चल रहा है। तो देखे जरा, हम लोगों ने यार करंट से शुरुआत करके वोल्टेज का फॉर्मेट लिखा है। थोड़ा देर पहले भी मैंने करंट से शुरुआत करके वोल्टेज का फॉर्मेट लिखा था। तो जब हम वोल्टेज का फॉर्मेट लिखते हैं तो करंट के साथ, ये पूरा करंट है, के साथ ये जो चीज आती है इसकी यूनिट ओम की यूनिट होती है। मुझे बताओ यहां ओम यूनिट का क्या है? देखो यार यहां एल ओमेगा ओम यूनिट का है, ओम यूनिट का है, और इस ओम यूनिट वाली चीज को हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सेल से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। क्या ये उसी जगह आया है जहां कभी रेजिस्टेंस आता था? तो यार रेजिस्टेंस जब अपनी जगह आता था तो फेज में कोई अंतर नहीं लाता था, लेकिन जब से ये ओमेगा एल रेजिस्टेंस की जगह पर आया है तो साथ में फेज में अंतर लाया है, और उसने किसका फेज बढ़ाया है? ईएमएफ का। तो यार अब ये एक राइम की तरह याद रखना है कि जब ओमेगा एल आता है
तो वोल्टेज का फेज बढ़ाता है। जब ओमेगा एल आता है किसकी जगह पे, रेजिस्टेंस की जगह पे, तो वो वोल्टेज का फेज बढ़ाता है। कितने से बढ़ाता है? पाई बाय 2 से। ये याद रहेगा क्योंकि पाई बाय 2 का ही मामला होता है। मींस कि अगर कोई इस समय करंट का फेजर ऐसा कुछ लिखता है, करंट का फेजर, और उसी के साथ साथ किसी को वोल्टेज का फेजर लिखना हो, तो क्या वोल्टेज का फेजर उससे कितना आगे होगा? 90 डिग्री। यानी इस रेस में वोल्टेज आगे आगे और करंट पीछे पीछे, दोनों में अंतर क्या है? पाई बाय 2 का। यानी जब इसकी जिंदगी में पीक आएगा तब इसकी जिंदगी में अंधेरा, और जब इसकी जिंदगी में जीरो होगा तो ईएमएफ पाई बाय 2। ये घूमता हुआ है यार, ये दोनों एरो घूमते हुए एरो हैं यार। क्या उस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि कोई एक की जिंदगी में पाई बाय 2 तो एक की जिंदगी में जीरो। मैंने यार सर्किट की शुरुआत वहां से करी थी जहां से मैथ्स लगाना आसान थी, बट अब जबकि हम कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं तो हम उल्टी बात भी कर सकते हैं। जरा बताएं। अब मैं कह रहा हूं कि उल्टी बात करते हैं। मैंने ईएमएफ दिया है, ईएमएफ दिया है और करंट का फॉर्मेट लिखना है। तो यार वोल्टेज दिया हो तो करंट हमेशा होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, अपॉन, तो रेजिस्टेंस क्या है इस टॉपिक में, इस सर्किट के लिए रेजिस्टेंस ओमेगा एल है। और जब ओमेगा एल आता है तो वोल्टेज का फेज बढ़ाता है। तो वोल्टेज तो हम लिख ही नहीं सकते, वोल्टेज तो गिवन था। यार ऐसा है कि अगर मुझे किसी एक चीज को जिताना हो तो जरूरी नहीं है उसको जिताया जाए, उसके अपोनेंट को हरा दिया जाए तो भी तो वो जीत जाएगा। तो हमें यार वोल्टेज को जिताना है और लिखना हमें करंट है, तो हम क्या करेंगे? करंट के फेज को माइनस पाई बाय 2 कर देंगे, तो अपने आप क्या इसका फेज जीत गया कि नहीं? तो जब जब ओमेगा एल आता है तो किसका फेज बढ़ाता है? जब जब ओमेगा एल आता है तो वोल्टेज का फेज बढ़ाता है। देखो ओमेगा एल आया, वोल्टेज का फेज बढ़ा दिया। कैसे? इसका घटा के। तो सीधी बात हम लोगों ने मैथ से करी है और उल्टी बात समझदारी से करी है। और अब सीधी बात भी समझदारी से करेंगे, उल्टी बात भी। अरे क्या ये स्टेप आप हर बार फॉलो करोगे क्या? अब तो पता चल गया ओमेगा एल आता है तो वोल्टेज का फेज बढ़ाता है। ये दिया हो तो ये लिख दोगे, वो दिया हो तो। क्या बात समझ में आ गई है या कुछ और शब्द बोले? इतने ही शब्द हैं यार। मैं धीमे बोलता हूं, तेज बोलता हूं, कभी नहीं बोलता हूं, थोड़ा कम बोलता हूं, मगर बोलता इतना ही हूं। ये वो सफिशिएंट शब्द है जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवर हो जाता है। तो अब कोई कहेगा नहीं सर कुछ 4 बातें और बोलो, तो फिर अब मैं क्या बोलूंगा यार? 4 बातें बोलूंगा तो 4 लोग क्या कहेंगे कि तुम इतने कमजोर हो। अगला सर्किट कौन सा आने वाला है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। पिछला वाला था प्योर इंडक्टिव, और इस बार वाला कौन सा है? प्योर कैपेसिटिव सर्किट। एक कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। ऑल्टरनेटिंग सप्लाई का ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यार ईएमएफ से शुरुआत करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तुम कहोगे ये क्या बात हुई सर, पिछली बार तो आप करंट से आगे बढ़े थे। तो मेरी मर्जी यार, जिसमें मैथ्स आसान होगी वही हम करेंगे। ईएमएफ से शुरुआत करके हम इसका करंट फॉर्मेट बनाना चाहते हैं। बता कैपेसिटर में करंट डायरेक्ट लिखने का कोई तरीका ही नहीं, चार्ज लिखने का तरीका हमने पढ़ा है। Q बराबर क्या होता था? CV। ये कभी पढ़ा है यार? Q बराबर CV। तो कोई बात नहीं, Q लिख देते हैं, वो आएगा C ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन हमें लिखना क्या है? करंट। तो क्या करंट Q से कैसे रिलेटेड है? ये भी तो हमने लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा है, dQ बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन करो जरा। C नॉट साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और एक ओमेगा और आ जाएगा। ये आ गया ई नॉट समथिंग कॉस ओमेगा टी। यार जरा इस बात को देखें। ओहो पूरा ही चला गया यार। अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है तो ओके, थैंक गॉड अंडू का ऑप्शन था। हाँ भाई, जब हम लोग
रजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ से शुरुआत करते थे तो करंट आता था वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्या आता था? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। जरा देखें, यहां मैंने वोल्टेज शुरुआत की है और करंट वोल्टेज अपॉन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम जबरदस्ती अपॉन में कुछ लाते हैं, 1/ωc। देखो जरा, क्या ये 1/ωc लिखना कहीं भी इलीगल नहीं है? क्योंकि ωc ऊपर था तो नीचे लिखना है तो 1/ωc लिख सकते हैं, है वही। बट मैं नीचे क्यों लिख रहा हूं तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसलिए कि जब भी हम वोल्टेज से करंट लाते हैं तो वोल्टेज अपॉन समथिंग आता है, यानी ओम यूनिट की चीज ωc नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? क्या ये 1/ωc है, ये किस यूनिट का होगा? ओम यूनिट का। तो क्यों ना इसको हम एक नाम देते हैं, और इसको नाम हमने क्या रखा है? इसका नाम रखा है हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC से डिनोट किया जाता है 1/ωc, और इसकी यूनिट क्या होगी? ओम। जरा ध्यान दें, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया है तो उसने भी तो कुछ फेरबदल किया है। क्या इसको हम लोग sin ωt + π/2 ले सकते हैं कि नहीं? तो जब से रेजिस्टेंस की जगह पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया है, उसने किसका फेज बढ़ाया है? करंट का। यार पहले वोल्टेज का फेज ωt हुआ करता था, और अब जो फेज है करंट का वो ωt + π/2 है। मींस कि ये दोनों साथ खुशी साथ गम वाले सर्किट नहीं है, मतलब करंट और वोल्टेज साथ बढ़ेंगे और साथ घटेंगे वाले नहीं है। किसी एक की लाइफ में पहले बाहर आएगी तो दूसरा डार्क में होगा, फिर दूसरे की लाइफ में बाहर आएगी तो पहला डार्क में होगा। यानी कुल मिला के अगर मैं इनका एक फेजर कंपैरिजन करूं तो यार ईएमएफ का फेज के मुकाबले किसका फेज ज्यादा है? करंट का। अगर ये ωt पे है तो ये कितने फेज पे है? ωt + π/2। दोनों में कौन लीडिंग है ना यार? करंट इज लीडिंग देन वोल्टेज। और कितने से लीडिंग है? π/2 से। क्या ये बात महसूस हो रही है? हमने यार बात वहां से शुरू करी है जहां से मैथ्स लगाना आसान थी, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि बात क्या है। सोचो अगर मैं उल्टी बात करूं कि ईएमएफ तुम्हें देने के बजाय करंट दे दूं, तो अब तुम मुझे वोल्टेज का फॉर्मेट लिख के बताओगे, क्या आएगा? करंट दिया है और वोल्टेज का फॉर्मेट लिखना है, जल्दी बताएं। करंट वोल्टेज, हाँ, I0 वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो इनटू में क्या? 1/ωc, दैट इज अपॉन ωc। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या बता रहे? फेज सेम नहीं। हमें पता है कौन लीडिंग होता था? करंट। और मैं लिख क्या रहा हूं? वोल्टेज। तो हम अगर इसको π/2 घटा देंगे तो लीडिंग में कौन आ जाएगा? करंट। क्या बात समझ में आ गई यार? हम लोगों ने 3 तरह के सर्किट कर लिए हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव। तो यार फर्स्ट सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करके आना है, फर्स्ट सेक्शन के। सेकंड सेक्शन पे अभी और पढ़ाना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।